Good morning, students. I am Mukul Yadav, and in the last class we start our discussion related to the refraction of light. Okay, so we had seen that in the refraction of light, when light is going to pass through one medium to the another medium, its path is going to be changed. Okay. After that, we had seen what is laws of refraction. ओके तो वहाँ पे हम दो लॉ के बारे में पढ़ा था. फर्स्ट लॉ तो क्या बताता था कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल दीज थ्री विल लाई इन द सेम प्लेन. ओके, और जो दूसरा लॉ था वो क्या था, दैट रेशियो ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द रिफ्रैक्टेड एंगल, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट. ओके, तो वहाँ पे जो कांस्टेंट की वैल्यू जो बताई थी वो क्या होता था आपका, वो होता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1. ओके, तो फाइनली जो हमने कल इक्वेशन जो ड्राइव की थी, उस इक्वेशन से हमने क्या ड्राइव किया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 μ1 इनटू साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल I, दिस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 μ2 इनटू साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल R. ओके, तो वहां से हमने फाइनली जो स्लेंट्स लॉ की जो इक्वेशन ड्राइव करी थी वो हमारी इक्वेशन आ गई थी ये μ1 sin I, μ1 into sin I इज इक्वल टू μ2 into sin ऑफ R. ओके, तो बहुत ही सिंपल सा है. जिस भी जो भी मीडियम आप ले रहे हैं उसी मीडियम का आपको एंगल लेना है. जैसे μ1 हम ले रहे हैं तो उसका साइन ऑफ एंगल हम लेंगे sin I इज इक्वल टू, यहाँ पे हम मीडियम 2 ले रहे हैं तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और यहाँ पे जो एंगल हम लेंगे वो क्या लेंगे, sin R. ओके, तो कल उसके बाद मैंने आपसे पूछा था कि आपको होमवर्क क्या है, कि आपको ये देखना है कि अगर आपका μ2 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 2 का वो बड़ा है किससे, मीडियम 1 से, तो आपका R बड़ा होगा I से या फिर R छोटा होगा I से, ये आपको फाइंड आउट करना था. ठीक है. सिमिलरली जो दूसरा केस था, अगर आपका μ1 जो μ2 है वो छोटा है μ1 से, ठीक है, μ2 जो आपका है वो छोटा है μ1 से, तो व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन I एंड R, I बड़ा होगा R से या फिर R बड़ा होगा I से, ये हमको फाइंड आउट करना था. ओके, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारा साइन जो वैल्यू होते हैं, जैसे साइन 10 और साइन 20, अगर मैं कंपेयर करूं तो साइन 10 की जो साइन 20 की वैल्यू साइन 10 से हमेशा बड़ी होती है. तो जैसे जैसे हमारा थीटा की वैल्यू बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे हमारी साइन की वैल्यू भी बड़ी होती जाती है. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमको देखना है कि I और R में कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा होगा या कौन सा छोटा होगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एंगल मेरा I है, ये एंगल मैंने यहाँ पे R मान लिया. ठीक है, तो अगर आप फिर मैं पूछ लूं तो ये आपका एंगल क्या होगा, ये आपका एंगल होगा क्या, I, क्योंकि आपका इसमें कौन सा एंगल है, कोरोस्पोंडिंग एंगल. ओके, तो सबसे पहले तो μ2 की जो वैल्यू है वो क्या दी हुई है आपको, ग्रेटर देन μ1 दी हुई है. तो आपका ये जो प्रोडक्ट है μ1 sin I ये किसके इक्वल होना चाहिए, μ2 sin R. अगर आपको क्या दिया हुआ है, μ1 इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, जो दोनों का प्रोडक्ट है वो इक्वल होना चाहिए. ओके, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दिया हुआ क्या आपको, μ2 बड़ा है किससे, μ1 से, μ2 बड़ा है किससे, μ1 से. तो इसका मतलब क्या है, तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आना है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, sin I, जो sin I है वो बड़ा होना चाहिए किससे, sin R से, तभी तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ तो μ2 बड़ा है किससे, μ1 से. तो इसका मतलब क्या है, ये दूसरी जो मल्टीप्लाई वाली जो इक्वेशन है, जो मल्टीप्लाई में है sin R, ये छोटा होना चाहिए किससे, sin I से. जैसे कि सपोज कर लीजिए, मैंने आपको बोल दिया कि μ1 सपोज कर लीजिए आप ले रहे हैं कितना, 4 लेके चल रहे हैं, 3 लेके चल रहे हैं अच्छे, और μ2 कितना है आपका, 4 लेके चल रहे हैं आप. ओके, तो यहाँ पे क्या है, μ2 बड़ा है μ1 से, लेकिन जब मैं sin I से मल्टीप्लाई करूं दोनों को और इसको मैं sin R से मल्टीप्लाई करूं तो दोनों इक्वल आने चाहिए. तो इसका मतलब sin I आपका बड़ा होना चाहिए. sin I जैसे मैंने 4 किया और sin R जैसे मैंने 3 किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं sin I क्या होगा आपका, बड़ा होना चाहिए sin R से. ओके, तो बिल्कुल बेसिक सा है, कुछ नहीं है, आपका सिंपल मैथमेटिक्स है. आपको पता है इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल होना चाहिए. अगर मैं बोल रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन में जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ μ1 को sin I से, μ2 को sin R से, तो आपको क्या पता है कि μ2 बड़ा है किससे, μ1 से. ठीक है, तो μ1 छोटा है, तो इसका मतलब जो मल्टीप्लाई में आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए, तभी दोनों इक्वल हो सकते हैं. सिमिलरली यहाँ पे आप देख रहे हैं μ2 into sin R, तो μ2 ऑलरेडी बड़ा है, तो जो sin R होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए.
तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो साइन आई हैंड होना चाहिए वो किससे बड़ा होना चाहिए, साइन आर से बड़ा होना चाहिए। ओके, और आप इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि एंगल आई, क्योंकि आपको पता है कि अगर साइन 20 और साइन 10, ठीक है, अगर मेरा वैल्यू साइन की बढ़ती है तभी आपकी जो वैल्यू है, जैसे मैंने आपको बताया कि साइन 20 की वैल्यू किससे बड़ी होती है, साइन 10 से बड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 जो एंगल है वो भी किससे बड़ा है, 10 से बड़ा है। तो सिमिलरली यहाँ पे साइन आई की वैल्यू साइन आर से बड़ी है, तो इसका मतलब जो एंगल आई है मैं बोल सकता हूँ वो बड़ा होगा किससे, एंगल आर से। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलरली वही चीज आप देख रहे हैं कि जो एंगल आई बड़ा है आर से, और आप डायरेक्ट और क्या बोल सकते हैं इसको, एंगल आर क्या है, छोटा है आई से, दोनों सेम ही बात होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब μ2 इज ग्रेटर देन μ1, μ2 यही कंडीशन थी हमारी, μ2 इज ग्रेटर देन μ1, तो आपने क्या देखा, जो एंगल आर आएगा आपका, जो एंगल आर आएगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा किससे, एंगल आई से। तो इसी वजह से अगर मैं देख रहा हूं ये वाला, अगर ये बात करूं तो ये तो क्या है मेरा एंगल आई है, लेकिन आपका जो एंगल आर होना चाहिए वो आई से छोटा होना चाहिए। तो दैट इज वाई स्टार्टिंग में इसका पाथ ये था मेरा इंसिडेंट रे का, लेकिन आर जो एंगल है, क्योंकि ये μ2 जो वैल्यू है, μ2 है ग्रेटर देन μ1 है, तो आपका जो आर वैल्यू आएगी, जो साइन आर की वैल्यू आएगी, फिर आर की जो वैल्यू आनी चाहिए वो छोटी होनी चाहिए किससे, आई से। तो छोटी तभी होगी जब ये किसकी तरफ मुड़े, जब ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाए इस तरह से। ओके, तो एक पॉइंट के अंदर आप याद रखेंगे, इफ μ2 इज ग्रेटर देन μ1, ठीक है, μ2 इज ग्रेटर देन μ1, देन लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, तभी तो एंगल आर छोटा हुआ। ये स्टार्टिंग वाला एंगल आई आर का अगर ये सेम पाथ में जाती तो आई इक्वल टू ये आता पूरा वाला एंगल, ये एंगल आई है। ठीक है, तो अगर ये नॉर्मल की तरफ मुड़ रही है तभी आपका आर आई से छोटा हो सकता है। ओके, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि μ2 की वैल्यू अगर आपकी μ1 से ज्यादा है, μ2 की वैल्यू अगर आपकी μ1 से ज्यादा है तो r की वैल्यू i से छोटी होगी। तो दैट इज व्हाई आई कैन से दैट द इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मीडियम 2 इज गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, अभी सिमिलरली यही चीज हमको अप्लाई करनी है किसके अंदर, दूसरे केस के अंदर, जहां पे ये तो मेरा मीडियम 1 है μ1, ये मेरा मीडियम 2 है μ2, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया हुआ, μ2 आपका छोटा है μ1 से। तो मैं एक बार फिर से बना के देख रहा हूँ कि हमारा जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाला जो फाइनल इक्वेशन थी स्नेल्स लॉ की, वो क्या थी, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन r। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको दिया हुआ है कि μ2 इज लेस देन μ1। इसका मतलब μ1 बड़ा है आपका किससे, μ2 से। μ1 बड़ा है μ2 से, तो आप क्या बोल सकते हैं डायरेक्टली कि साइन i क्या होगा आपका, छोटा होगा किससे, साइन r से। और मैं क्या बोल सकता हूं, i विल बी स्मॉलर देन r, क्योंकि साइन i बड़ा है तो आपको पता है कि एंगल भी आपका क्या हो, अगर साइन i छोटा है साइन r से तो आप क्या बोलेंगे कि एंगल i भी छोटा होगा किससे, एंगल r से। और इसी को मैं लिख सकता हूं कि एंगल r आपका बड़ा होगा किससे, एंगल i से। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं कि इस केस के अंदर जब μ2 इज लेस देन μ1, तो हुआ क्या कि ये मेरी स्टार्टिंग वाली इंसिडेंट रे है, तो ये अगर ये स्ट्रेट अवे इस पाथ से चली जाती तो ये वाला इसका ओरिजिनल पाथ होता। ठीक है, लेकिन ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम मीडियम 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि μ2 की वैल्यू लेस देन μ1 है, तो जो एंगल r की जो वैल्यू होनी चाहिए वो किससे बड़ी होनी चाहिए, i से बड़ी होनी चाहिए। तो ये तो मेरा क्या है, यहां से यहां तक तो एंगल i है मेरा, और r की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब ये लाइट रे मेरा कुछ इस तरह से जाएगी, आगे जाएगी नॉर्मल से, तभी r की वैल्यू किससे बड़ी हो सकती है, i से बड़ी हो सकती है। ओके, तो आप क्या याद रखेंगे, इफ μ2 इज लेस देन μ1, लाइट रे bends away from the normal। ओके,
इसी चीज को एक अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1। तो इसका मतलब जो लाइट रे है अगर वो रिफ्लेक्शन कर रही है किससे, μ1, देखिए μ2 ज्यादा है तो μ2 क्या हो गया, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो गया। अगर μ1 कम है आपका तो क्या बोलेंगे आप, μ1 क्या है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम हो गया। ठीक है, तो आप इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, व्हेन द लाइट रे रिफ्रैक्ट फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर टू डेंसर मीडियम देन इट इज गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इफ लाइट रे रिफ्रैक्ट फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर टू डेंसर मीडियम देन इट इज गोइंग टू बी बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इफ लाइट रे, अगर ये मेरा आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, और ये वाला जो मीडियम है आपका वो है ऑप्टिकली रेयर, तो आप क्या बोल सकते हैं, व्हेन लाइट रे रिफ्रैक्ट फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम देन इट इज गोइंग टू बी बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी। अगर रेयर से डेंसर की तरफ आती है तो आपको याद रखना है कि जो लाइट रे है वो किसकी तरफ झुक जाएगी, वो बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। अगर आपकी जो लाइट रे है रिफ्रैक्ट हो रही है डेंसर से रेयर की तरफ, तो डेंसर से रेयर की तरफ जब रिफ्रैक्ट होती है तो ये कहां चली जाती है, ये जाती है क्या, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। ओके, और आप इसको दूसरे वे में लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं लिख के बता रहा हूं, इफ लाइट रे रिफ्रैक्ट फ्रॉम, इफ लाइट रे रिफ्रैक्ट फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, सो रेयर टू डेंसर मीडियम, then it will bend towards the normal। ठीक है, तो ये आप अपनी बुक में लिख दीजिए क्योंकि यहाँ पे मेरे को स्पेस नहीं मिल रहा है लिखने के लिए। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि इफ लाइट रे रिफ्रैक्ट डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम, then it will bend away from the normal। ओके, तो ये चीज आपको बेसिकली याद रखनी है। अगर रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है तो डेंसर की तरफ जैसे जाएगी तो वो डेंसर नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अगर आपकी डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है तो क्या होगा, जस्ट रिवर्स होगा, डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है तो आपकी जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट होगी, वो बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। ओके, ये दो पॉइंट और एक ये फॉर्मूला, ये तीसरा ये फॉर्मूला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विद दैट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज कंप्लीटेड। तो अभी हम कुछ प्रॉब्लम देखने वाले हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू इट, तो उसके बाद और क्लियर हो जाएगा आपको। तो मैं इसको अभी मिटा रहा हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ आपको, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन सब्सटेंस एक्स। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन सब्सटेंस एक्स at an angle of incidence 60 degree, at an angle of incidence 60 degree।
if angle of refraction was 37 degree, if angle of refraction is 37 degree, calculate refractive index of substance X. Calculate refractive index of substance X. ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है कि कोई रे ऑफ लाइट है वो इंसिडेंट हो रही है सब उन सब्सटेंस एक्स पे एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है आपको 60 डिग्री। ठीक है, इफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 37 डिग्री यू हैव टू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस एक्स। ओके, और आपको गिवन है वैल्यू ऑफ साइन 60 की वैल्यू आपको गिवन है, साइन 60 की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो है आपकी क्या √3/2, और साइन 37 की वैल्यू भी आपको दी हुई है वो है आपकी 3/5। ओके, ये आपको ऑलरेडी गिवन है ये दो वैल्यूज। ओके, तो सपोज कर लीजिए कि ये बाउंड्री है दो सब्सटेंस के बीच में, ये है मेरा सब्सटेंस एक्स। तो यहां से कोई लाइट रे आई इस मीडियम से, ठीक है, यहां पे स्ट्राइक की मीडियम को, और आपको इस पे अगर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दे रखा है क्या 60 डिग्री। ओके, तो और क्या दे रखा है आपको एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन आपका आया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सपोज कर लीजिए रिफ्रैक्शन के बाद कुछ ऐसे चली गई लाइट है, थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा, ठीक है, और जो रिफ्लेक्टेड एंगल जो आपको दिया है वो आपको दिया है कितना 37 डिग्री। ओके, आपको क्या फाइंड आउट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस एक्स। तो सब्सटेंस एक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने मान लिया म्यूएक्स। ओके, तो यहाँ पे आपको देखिए एक चीज नहीं दे रखी है आपको, इस जो मीडियम जो ऊपर है जिससे लाइट इंसिडेंट हो रही है इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दे रखा है। ओके, नहीं दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, आप ये आज हमेशा अज्यूम कर लीजिए अगर आपको नहीं दिया है दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको एक मीडियम का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है, तो दूसरा मीडियम को आप क्या मान लेंगे, एयर मान लेंगे कि एयर से पास आउट हो रही है होगी जो इंसिडेंट लाइट रे है और सब्सटेंस एक्स के अंदर एंटर कर रही होगी। ओके, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैंने आपसे पूछा तो कितना होता है, तो आप बोलते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में भी सेम होती है और एयर के अंदर भी सेम होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जब अगर आपको फाइंड आउट करना है तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो उसको सी होती है हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम दोनों सेम होती है, तो C/C आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है हमारा, वो होता है आपका 1। ओके, तो अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस एक्स फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, तो हमारी जो इक्वेशन आती है वो क्या आती है, फ्रॉम स्नेल्स लॉ हम क्या बोल सकते हैं, μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो फर्स्ट मीडियम क्या है आपका एयर इनटू साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, तो यहां पे कितना एंगल बना रही है sin 60 इज इक्वल टू μx रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस x जो आपको फाइंड आउट करना है इनटू साइन ऑफ 37। ओके, आपको फाइंड आउट क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस x, μx आपको फाइंड आउट करना है। तो μx आप क्या बोल सकते हैं, म्यू ऑफ एयर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ एयर इनटू sin 60 डिवाइडेड बाय sin 37। म्यू ऑफ एयर आपको पता है हमेशा क्या होता है 1 होता है, sin 60 की वैल्यू आपको दी हुई है √3/2 एंड sin 37 की वैल्यू आपको दी हुई है दैट इज 3/5। ओके, इसको आप सोल्व करेंगे तो म्यू एक्स की जो वैल्यू आएगी आपकी को क्या आ जाएगी 5√3/6।
फर्दर अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो ये आप लिख सकते हैं 1.73 होता है किसकी वैल्यू, √3 की वैल्यू इंटू 5, तो ये आपका आ जाएगा 10, 16, 36, 3, 8.86 बाई 6। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी कुछ 1.443। ओके, तो ये आपका आ जाएगा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स, म्यू एक्स इज इक्वल टू 1.443। ओके, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होती है, मैंने कल भी आपको बताया था कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, डायमेंशनलेस नंबर होता है। तो ये होता है, क्या होती है इसकी यूनिट, वो कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली हम लिख देंगे क्या होगा 1.443। ओके, एक चीज और नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे, एयर आपका रेयर मीडियम है, सब्सटेंस एक्स आपका डेंसर मीडियम है, ठीक है 1.443। तभी आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो रे है, इंसिडेंट रे है, वो टुवर्ड द नॉर्मल बैंड हुई है। ये स्टार्टिंग इसका पाथ था, ठीक है। अगर आपका ये मीडियम, मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया था, अभी जैसे थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किया था कि अगर ये मेरा रेयर है, ये डेंसर है, रेयर से अगर डेंसर की तरफ आती है तो हमेशा टुवर्ड द नॉर्मल बैंड होती है। तो ये बैंड होगी टुवर्ड द नॉर्मल, तभी ये एंगल आपका कितना आया है 37 डिग्री आया है। So I hope that this problem is clear to you। अभी इसके बाद एक और प्रॉब्लम देखने वाले हैं। One minute। तो दूसरी जो प्रॉब्लम है आपकी वो है, एट व्हाट एंगल मस्ट ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द ग्लास, एट व्हाट एंगल must a ray of light incident on glass so that it is refracted at an angle of 30 degree, so that it is refracted at an angle of 60 degree, sorry 30 degree, not 60 degree। Given refractive index of glass is 1.5, given the refractive index of glass is 1.5। तो सपोज कर लीजिए कि ये मेरा बाउंड्री है दो मीडियम्स के बीच की, ठीक है। तो आपकी कोई, ये हमारा ग्लास है, ठीक है, दूसरा मीडियम आपको दिया नहीं हुआ है, ठीक है। तो वही है कि आप क्या मान लेंगे, यहाँ पे दूसरा वाला मीडियम हमारा क्या है कि एयर से ग्लास के अंदर लाइट एंटर कर रही है। तो आपको पूछा क्या है, एट व्हाट एंगल मस्ट रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द ग्लास। तो इंसिडेंट एंगल आपको पूछा है यहाँ पे, ठीक है, सो दैट इट इज रिफ्रैक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो आपको दिया हुआ है, कितना है वो 30 डिग्री है। म्यू ऑफ ग्लास भी आपको दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है आपको 1.5 है। तो म्यू ऑफ ग्लास आपको दे दिया 1.5, म्यू ऑफ एयर आपको ऑलरेडी पता है वो कितना होता है आपका 1 होता है। आपको इंसिडेंट एंगल फाइंड आउट करना है। तो
सपोज कर लीजिए कि ये मेरी इंसिडेंट लाइट रे है, ये मीडियम पे बाउंड्री के ऊपर स्ट्राइक किया, सपोज कर लीजिए ये हमारा नॉर्मल है। ओके, तो अभी पता है कि ए से ग्लास की तरफ जब जा रही है तो बैंड होगी क्या, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये आपका बैंड हो गया टुवर्ड्स द नॉर्मल, और बैंड होने के बाद ये वाला जो एंगल आपको दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ कितना, 30 डिग्री रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे थी, ये हमारी क्या थी, रिफ्रैक्टेड रे थी। ये हमारा इंसिडेंट एंगल होगा आई। ओके, तो अभी वही चीज है कि हमको यहाँ पे क्या निकालना है, एंगल आई निकालना है। ठीक है, म्यू ऑफ ग्लास भी आपको दिया हुआ है, एंगल आर भी आपको दिया हुआ है, म्यू ऑफ एयर भी आपको पता है ऑलरेडी। तो क्या लगाऊंगा मैं, फ्रॉम स्नेल्स लॉ लगा के मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दूंगा आई की, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ से मैं क्या बोल सकता हूं, म्यू1 साइन आई। तो म्यू1 क्या है आपका, म्यू ऑफ एयर, म्यू ऑफ एयर इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू ऑफ ग्लास इंटू साइन ऑफ आर। आर क्या है आपका, 30 डिग्री। ठीक है, आप चाहें तो यहां पे लिख भी सकते हैं कि एंगल आर मेरा कितना है, 30 डिग्री है। तो म्यू ऑफ एयर कितना है आपका 1, साइन आई आपको फाइंड आउट करना है एंगल, इंसिडेंट एंगल। म्यू ऑफ ग्लास कितना दिया हुआ आपको, 1.5 दिया हुआ है। साइन 30 आपका क्या होता है, साइन 30 जैसे मैंने कल भी बताया था वैसे आप लिख भी सकते हैं, साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी क्या, 1/2। तो ये आप क्या आ जाएगा, क्या 1/2। तो साइन आई की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, आपकी वैल्यू हो जाएगी 0.75 के, 725 के। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको अगर वैल्यू नहीं भी पता है कि आप साइन आई की वैल्यू किस एंगल के ऊपर 0.725 होगी, तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं इसको, एंगल आई इक्वल टू साइन इनवर्स। इस सिस्टम को यहाँ पे लेके आ जाइए 0.725, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये वैल्यू आप डायरेक्टली कैलकुलेटर की हेल्प से तो फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली हमें नहीं पता होता कि कितनी वैल्यू किस एंगल के ऊपर आई है, कैलकुलेटर की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम अगर आपको आ जाए तो ये वैल्यू तो आपको दी जाएगी, साइन 30 इक्वल टू 1/2, ये तो आपको दी जाएगी। आप आई की वैल्यू डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, ये साइन को इस साइड लेके आ जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा इसका, साइन इनवर्स ऑफ 0.725। ओके, सो दिस विल बी योर आंसर। So I hope that these problems are clear to you. If you have any doubt, then you can ask me. Okay? और आपका यही होमवर्क है कि आपको ये होमवर्क मेरे को आज 9 PM तक पूरा सेंड करना है, जो भी हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किए हैं या फिर जो भी हमने क्लास के अंदर आज जो किया है, तो वो आपको नोट्स में पूरा कॉपी करना है और वो मेरे को अपने पर्सनल नंबर पर, जो मेरे व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर सेंड करना है। ओके, then thank you.